नमस्कार, कृतिभूमि न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। आज के मुख्य समाचारों में दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर खत्म हुई पाबंदी। 75 दिन बाद गुड़गांव फरीदाबाद को छोड़कर प्रदेश भर के धार्मिक स्थल खुले। हरियाणा में अनलॉक 1 का 8वां दिन है। सोमवार को दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर पाबंदी खत्म हो गई। दिल्ली से लगते गुड़गांव, फरीदाबाद और बहादुरगढ़ की सीमाएं खोल दी गई। दिल्ली पुलिस अब आने जाने वालों को कोई चेकिंग नहीं कर रही। दूसरी तरफ प्रदेश में 75 दिन के बाद गुड़गांव और फरीदाबाद को छोड़कर प्रदेश भर में धार्मिक स्थल खुल गए। हालांकि मंदिरों में भीड़ कम दिखाई दी। दिल्ली बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस की रोक हट जाने के बाद सोमवार को ट्रैफिक सामान्य रहा। बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स हटा दिए गए और किसी तरह की कोई रोक टोक भी नहीं हो रही है। कुछ राज्यों में आज से नहीं खुलेंगे मंदिर और शॉपिंग मॉल। 30 जून तक रहेंगे बंद। आज 8 जून से देश भर में धार्मिक स्थल, होटल और शॉपिंग मॉल खुलने को जा रहे हैं। लेकिन नागालैंड में हाल ही में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी देखने को मिली है। इसके मद्देनजर नागालैंड सरकार ने तय किया है कि प्रदेश में 30 जून तक प्रार्थना स्थलों और होटलों को बंद रखा जाएगा। वहीं कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए ओडिशा सरकार ने भी ऐसा ही फैसला लिया है। ओडिशा में 30 जून तक धार्मिक स्थलों और होटलों को बंद रखेंगे। बता दें कि केंद्र सरकार ने धार्मिक स्थलों, होटलों और रेस्तरां को आज 8 जून से फिर से खोलने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की थी, जिसके तहत आज देश भर के कई राज्यों में जनजीवन फिर से सामान्य तरीके से पटरी पर लौट सकेगा। नागालैंड के मुख्य सचिव द्वारा 4 मई को लॉकडाउन को लेकर जारी किए गए दिशा निर्देश अगले आदेश तक बरकरार रहेंगे। मुख्य सचिव द्वारा 4 मई को जारी अधिसूचना में कहा गया था, सभी प्रार्थना स्थल जनता के लिए बंद रहेंगे और धार्मिक समारोहों पर सख्ती से पाबंदी रहेगी। यह अधिसूचना राज्य में लॉकडाउन को बढ़ाने के लिए जारी की गई थी। अधिसूचना के मुताबिक पुलिसकर्मियों, सहकारी अधिकारियों, स्वास्थ्य कर्मियों और फंसे हुए लोगों के लिए छोड़कर राज्य में सभी आतिथ्य सेवाओं पर रोक रहेगी। भारत में चीनी सामानों के बहिष्कार से चीन बौखला गया है। ग्लोबल टाइम्स में लेख के माध्यम से चीन ने राष्ट्रवादियों और सोनम वांगचुक पर निशाना साधा। कहा कि बहिष्कार की अपील से कुछ नहीं होगा। भारत के लोगों की जरूरत बन गए हैं चीनी सामान। सोनम वांगचुक ने भारत के लोगों से चीनी सामानों के बहिष्कार की अपील की थी। भारत चीन के सैन्य कमांडरों के बीच बैठक में शांति से विवाद सुलझाने पर सहमति बनी। 1 महीने से चल रहा था टकराव। पूर्वी लद्दाख में सेनाओं के बीच तनाव खत्म करने पर भारत और चीन के बीच शनिवार को लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के सैन्य कमांडरों के बीच चर्चा हुई। रविवार को विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। मंत्रालय ने बताया कि अब चीन शांति से पूरे विवाद को सुलझाने के लिए तैयार है। विदेश मंत्रालय ने बताया, बातचीत बेहद शांतिपूर्ण और गर्मजोशी से भरे माहौल में हुई। दोनों पक्षों ने कूटनीति संबंधों की 70वीं सालगिरह को भी याद किया। इस बात पर सहमति बनी कि मसले का जल्द हल निकलने से रिश्ते आगे बढ़ेंगे। भारत और चीन के सैनिकों के बीच इस महीने 3 बार झड़प हो चुकी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा था कि भारतीय सैनिक अपनी सीमा में ही गतिविधियों को अंजाम देते हैं। भारतीय सेना के LAC के पार एक्टिविटीज की बातें सही नहीं है। वास्तव में यह चीन की हरकतें हैं जिनकी वजह से हमारी रेगुलर पेट्रोलिंग में रुकावट आती है। अमेरिका के व्हाइट हाउस और रक्षा विभाग के बीच तनाव। ट्रंप सेना के इस्तेमाल के मामले में अकेले पड़े। अमेरिका में अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद शुरू हुआ प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों पर सैन्य कार्रवाई करने की धमकी दी थी। इसके बाद व्हाइट हाउस और रक्षा विभाग, पेंटागन के बीच तनातनी की खबरें हैं। ट्रंप के बयान के खिलाफ पेंटागन के सलाहकार जेम्स जूनियर मिलर ने इस्तीफा दे दिया। हाल ही में व्हाइट हाउस के बाहर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे लोगों पर रबड़ की गोलियां और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। कार्रवाई का मकसद व्हाइट हाउस के सामने प्रदर्शनकारियों को हटाना था। इसके बाद से पेंटागन और व्हाइट हाउस के बीच मतभेद और गहरा गया है। दूसरा समुदाय बना मानवता की मिसाल। कोरोना के डर से जब अपनों ने छोड़ा साथ। पहाड़ी डी निवासी 70 वर्षीय लखिया देवी काफी दिनों से लकवाग्रस्त थी।
गरीबी के कारण उसका उचित इलाज नहीं हो पा रहा था और रविवार को उसकी मौत हो गई। घर में सिर्फ मृतिका का पुत्र जागेश्वर तुरी व प्रकाश तुरी मौजूद थे। अब कंधा देने के लिए कम से कम 4 लोगों की जरूरत थी। दोनों बेटों ने आस पड़ोस के लोगों से काफी मिन्नत की, लेकिन कोरोना संक्रमण के डर से कोई सबको कंधा देने को तैयार नहीं हुआ। दोनों पुत्रों ने उसी गांव के दूसरे समुदाय के लोगों से आगे आने का अनुरोध किया, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपने समाज से आने को कहा और लोग तैयार हो गए। मानवता का परिचय देते हुए बड़ी संख्या में मुस्लिम युवाओं के अलावा कई बुजुर्ग एकत्रित हुए और महिला के शव को कंधा देकर शमशान घाट तक पहुंचाया। इसके बाद अंतिम संस्कार होने तक सभी लोग वहीं रहे। सरकार से किसानों को मिलेंगे 87 करोड़ रुपए। 1.25 लाख एकड़ में धान की जगह उगाएंगे मक्का, बाजरा, कपास और दाल। अब की बार प्रदेश सरकार ने धान की जगह मक्का, बाजरा, कपास, बागवानी, पल्सेस उगाने का आग्रह किया। प्रदेश के 46,244 किसानों ने निर्णय ले लिया है। इन किसानों ने बकायदा मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत पोर्टल पर आवेदन किया है। करीब 50,024 हेक्टेयर में अब की बार धान का एरिया यकीनन घटेगा, यानी 1.25 लाख एकड़ में दूसरी फसल उगाने वाले इन किसानों को सरकार की ओर से प्रति एकड़ 7,000 रुपये दिए जाएंगे। समूचे हरियाणा को कृषि विभाग ने 2 ग्रुपों में बांटा है। इसमें ग्रुप ए में सबसे कम पानी वाले 8 ब्लॉक हैं और ग्रुप बी में समूचा हरियाणा शामिल है। धान छोड़कर दूसरी फसल उगाने वाले किसानों को सरकार करीब 87 करोड़ रुपए देगी। इन ब्लॉकों में बबैन, गुला, इस्माइलाबाद, पिपली, रतिया, शाहबाद, सिरसा, सिवन शामिल हैं। बने रहिए कीर्तिपुर न्यूज के साथ। आपकी नजर हम पर, हमारी नजर सब पर। धन्यवाद।